हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी एंड आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के एक चैप्टर को या एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन को समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि आपदा क्या होता है। आपदा एक अचानक आने वाली विपदा या दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दैट मीन्स आपदा एक ऐसी अचानक आने वाली घटना है जो कि लोगों को, मनुष्य को, वनस्पति को या जानवरों को, जीव जंतुओं को बहुत ही भयंकर हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इस जो घटना है, ये घटना है, इसकी आवृत्ति मतलब कि उसका बार बार आना आपदा नहीं है। इसको आपदा नहीं बनाते कि ये बार बार आए, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, भूस्खलन है, चक्रवात है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी और कोई आपदा है, तो उसका बार बार आना उसे आपदा नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है, उसको आपदा क्या बनाती है कि उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होना, उसके लेवल ज्यादा होना, उसकी तीव्रता मतलब कि उसकी स्पीड ज्यादा होना, कि बहुत ज्यादा स्पीड से उस आपदा का आना और उससे पहुंचाने वाली हानि मतलब कि उससे जो लॉस हो रहा है, उससे जो इंजरीज हो रही है लोगों की हेल्थ पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, तो उनसे उसकी जो हानि की क्षमता है वो क्या कहलाती है, आपदा कहलाती है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो आपदा जो है वो अचानक आने वाली दुर्घटना है जो कि एक बड़े स्तर पर आती है और जिससे लोगों की जान माल को या जन धन की हानि होती है लोगों की। ठीक है, और जो ये आपदाएं हैं वो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों टाइप की आपदाएं होती हैं। जैसे कि हम ये आपदाओं के वर्गीकरण मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ दैट डिजास्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इन क्लासिफिकेशन में दिखाया ही हुआ है कि कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक होती हैं और कुछ मानव निर्मित होती हैं मतलब कि आर्टिफिशियल या मैनमेड होती हैं, और प्राकृतिक मतलब कि नेचुरल होती हैं। तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जो आपदाएं होती हैं वो प्राकृतिक आपदाएं भी हो सकती हैं या मानव निर्मित आपदाएं भी हो सकती हैं, जिनसे मानव समाज को, जंतुओं को और जो जीव जंतु हैं, पादप जगत है, उसको अपार क्षति पहुंचती है, बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। जो ये आपदाएं हैं इनकी जो गति होती है, जो इनकी स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है और जो इनका प्रभाव होता है, जो इनका इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। ठीक है, तो अगर हम वर्गीकरण करें अब तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स में प्राकृतिक आपदाएं भी हैं और मानव निर्मित भी हैं, नेचुरल डिजास्टर्स एंड द मैनमेड डिजास्टर्स, जिन्हें आर्टिफिशियल डिजास्टर भी बोला जाता है। जो प्राकृतिक डिजास्टर्स हैं नॉर्मली हम बात करें तो ये है तो प्रकृति की तरफ से आए हैं, लेकिन इन जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इनमें जो मैन है वो इनडायरेक्टली इंक्लूड होता है, क्योंकि जो ये आपदाएं हैं इनके कारण मैन ही है, मनुष्य ही सबसे बड़ा कारण है इन आपदाओं का। जैसे कि आप नॉर्मली कोई भी आपदा ले लें तो वो जैसे कि भूकंप है, भूकंप आया तो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से भूकंप आया है, लेकिन मानव ने कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जैसे कि यादा ही नाभिकीय प्रशिक्षण करना या फिर अणुबम्बों का प्रशिक्षण करना, अणुबम्ब चलाना, तो उन चीजों से क्या है भूकंप को बहुत ज्यादा योगदान मिलता है, भूकंप आता है इन सब चीजों से, तो मानव भी इन चीजों में क्या है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो आपदाएं हैं वो अचानक नहीं आती, लेकिन जो इसको रोका नहीं जा सकता, जो आपदाएं होती हैं वो अचानक आती हैं, जो आपदाएं हैं वो अचानक आती हैं, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोकना संभव नहीं है, लेकिन हम उचित प्रयास करके इसके जो प्रबंधन करके इससे होने वाली जान माल की जो क्षति है, जो जान माल की क्षति है उसे क्या है कम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इसमें इन आपदाओं को रोकना असंभव है, मतलब कि संभव नहीं है, और उससे उचित प्रबंधन करके इससे होने वाली क्षति को जरूर कम किया जा सकता है, इससे होने वाले लॉसेस को हम कम कर सकते हैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट करके, आपदा प्रबंधन करके। तो हमारा चैप्टर यही है कि हम कैसे आपदा को प्रबंधन करेंगे। जो हम करेंगे सबसे फर्स्ट जो है वो है भूकंप, जिसे अर्थक्वेक बोलते हैं। हम अपने सेशन में इन 7 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, फ्लड, चक्रवात मतलब कि साइक्लोन, भूस्खलन मतलब कि लैंडस्लाइड या फिर जिसे हम लैंड स्लिप भी बोलते हैं, एंड ज्वालामुखी विस्फोट मतलब कि वोल्केनो एक्सप्लोजन, एंड सुनामी जिसे हम सुनामी बोलते हैं, सूखा मतलब कि ड्रॉट। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट जो है वो अर्थक्वेक करेंगे। अर्थक्वेक क्या कहता है कि एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप जो है उसका जो जन्म हुआ है वो ग्रीक भाषा से हुआ है, भूकंप का जो प्राकृतिक प्रभाव है वो मानवीय या प्राकृतिक दोनों रूपों से अगर अब हम
अर्थक्वेक की परिभाषा देखें, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल पर भूकंपीय तरंगों से आकस्मिक ऊर्जा निकलने से भूमि में जो कंपन पैदा होता है, जो भूमि वाइब्रेट होती है, किस वजह से होती है कि जब भूकंपीय तरंगे आकस्मिक ऊर्जा निकलती है जब भूमि से, तो वो कंपन पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है जिसे कि भूकंप कहते हैं। अगर हम अब अर्थ करें एक नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर हम समझने की कोशिश करें तो भूकंप क्या है, जमीन के भीतर अचानक उठी तरंगों से जो तीव्र गति से ऊर्जा निकलती है, उससे जो जमीन है वो हिलने लगती है और इस हिलने की वजह से जो हिलती है, वाइब्रेट होती है, उसे ही हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम समझे तो क्या कहते हैं कि और भी ज्यादा नॉर्मल लैंग्वेज क्या कहते हैं कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर, जब स्थल मंडलीय जो प्लेटें हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, जब वो गति करती हैं तब पृथ्वी या भूमि की जो सतह पर कंपन होता है और उसकी जो पपड़ी है, भूमि की जो पपड़ी है, पृथ्वी की पपड़ी है, वो अचानक कांप जाती है और उसके कांपने को ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और नेक्स्ट जो है वो भूकंप के प्रकार है, दैट मीन्स टू टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की भूकंप के प्रकार कितने हैं। 3 तरह के प्रकार होते हैं भूकंप के, 3 तरह से भूकंप आता है। सबसे फर्स्ट जो है वो नॉर्मल है। इसमें क्या होता है, जो पृथ्वी का जो भूपटल होता है उसका स्तर बढ़ता है और उसके स्तर बढ़ने से मतलब क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, जिससे भूमि में कंपन पैदा होता है और इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल भूकंप बोलते हैं, जिसे हम नॉर्मल अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर्स अर्थक्वेक। रिवर्स अर्थक्वेक क्या होता है, जिसमें भूपटल सिकुड़ता है, पास आने की बजाय क्या है वो दूर दूर होने लग जाता है, जिससे क्या है भूकंपन, भूमि में कंपन पैदा होता है और उसे क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप, उसमें क्या बोलते हैं कि स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप क्या होता है, जिसमें भूपटल का जो भाग होता है वो समतल रेखा पर खिसक जाता है और जब वो खिसकता है तो फिर कंपन पैदा होती है और उसे भी क्या है, हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भूकंप है उसकी शुरुआत कैसे होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है। क्या कहता है कि ये शुरुआत कैसे होती है भूकंप की। भूकंप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है कि ये जो ये कोर है इसे बोलते हैं हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इसे फोकस भी बोला जाता है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक यहीं से, इसी कोर से शुरू होती है। नेक्स्ट जो है वो कोर है, और कोर कौन सा है, वो आउटर कोर है, जिसे लिक्विड फॉर्म में भी कहा जाता है कि ये लिक्विड फॉर्म में होती है, ये जो चीज होती है यहाँ की। और नेक्स्ट जो है वो इनर कोर है, ये वाली, एंड जो ये वाली है वो फिर आउटर कोर है, जिसे मेंटल बोला जाता है। और जो ये जगह है ये हमारी अर्थ है, जहाँ पर एक मनुष्य रहता है, जहाँ पर हम रहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे सबसे बड़ी चीज एपिसेंटर बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य रहता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब कंपन पैदा होती है, कोर में कंपन पैदा होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, तो उनके हिलने से यहाँ पर एक कंपन पैदा होता है जो सीधा धरती तक पहुंचता है। ठीक है, और धरती के लोगों को पता लगता है कि हाँ वाइब्रेशन हुई है और इसे क्या बोलते हैं, हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कितनी हैं, पृथ्वी पर 12 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और इसके नीचे तरल पदार्थ लावा के रूप में है। जो ये सेंटर है ना, यहाँ पर लिक्विड फॉर्म होता है, यहाँ पर लावा होता है। हमने बोला लिक्विड फॉर्म, यहाँ पर एक लावा होता है जो कि बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, लिक्विड तरल पदार्थ में लावा के रूप में होता है और ये जो प्लेटें हैं वो लावे पर तैर रही होती हैं। इस लावे पर क्या है, प्लेट्स तैर रही होती हैं और जब ये प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो भूकंप का माहौल बनता है, भूकंप आता है। ये साधारणतः हम ये बोलें, नॉर्मली हम ये बोलें कि प्लेटें जो है वो हिलती रहती हैं, जो ये प्लेट्स होती हैं वो हिलती रहती है, लेकिन जब वो हिलती कुछ ज्यादा स्पीड से है तब भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। अफ्रीका में क्या कहते हैं कि जो स्मॉली प्लेट है वो धीरे धीरे अफ्रीका से टूटकर उससे दूर जा रही है। ठीक है, जब वो एक दूसरे से दूर जाती है तो वो रिवर्स, हमने किया कि रिवर्स भूकंप होता है, वो रिवर्स अर्थक्वेक होता है। जब वो दूर जाती हैं तो वो प्लेटें दूर जा रही हैं, जिससे अगर हम इसका प्रभाव देखें तो लाखों सालों बाद क्या कहते हैं कि ये जो महाद्वीप है वो 2 महाद्वीपों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर ये तो था हमारा कि भूकंप की शुरुआत कैसे होती है, कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलती रहती हैं नॉर्मली, और जब वो टकराती हैं बहुत ज्यादा स्पीड से तो इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि भूकंप का विश्लेषण के बाद इसे 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट जो क्षेत्र है वो क्या है कि अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मतलब कि जहां पर सबसे ज्यादा टॉप लेवल का, जहां पर हम कहें कि भूकंप आता है तो वो ये है जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है, तो ये टॉप लेवल पे होता है।
नेक्स्ट जो है वो अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, मतलब कि इस जो फर्स्ट हमने पार्ट किया उससे थोड़ा सा कम अगर हम करें तो ये वो क्षेत्र हैं जिन्हें बांटा गया है। नेक्स्ट करें तो मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र। मध्य क्षति जोखिम क्षेत्र मतलब कि ऐसे क्षेत्र जो इन दोनों से कम है, एक मिडल टाइप के जो क्षेत्र है जहां पर भूकंप बहुत ही नॉर्मल सा आ जाता है, कभी नहीं आता। नेक्स्ट जो है वो निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, कुछ ऐसे एरियाज जहां पर थोड़ा कम, और क्षेत्र में कुछ ऐसा एरियाज जहां पर थोड़ा कम भूकंप आता है। नेक्स्ट अति निम्न, जहां पर और भी ज्यादा कम क्या है भूकंप आता है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। तो इन जो क्षेत्रों हैं पूरे इंडिया को ऐसे 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया भूकंपीय क्षेत्रों में, कि कहाँ पर ज्यादा आता है, कहाँ पर थोड़ा और कम आता है, कहाँ पर मीडियम टाइप का आता है, कहाँ पर मीडियम से थोड़ा कम और कहाँ पर बहुत कम आता है। तो इन 5 एरियाज में डिफाइन किया गया है भूकंप के विश्लेषण के बाद। नेक्स्ट जो है वो है भूकंप का मापन, कि भूकंप का मापन किससे किया जाता है। जैसे कि अगर एक पर्सन को फीवर होता है, बुखार होता है, तो थर्मोमीटर से हम चेकअप करते हैं कि किस लेवल तक उस पर्सन को बुखार है, कितने मीटर में है, बोलते हैं ना कि इतना बुखार है। तो वैसे ही क्या है भूकंप का भी मापन किया जाता है। इस भूकंप का जान व पहचान के लिए सिस्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और जो सिस्मोमीटर की स्टडी है, अध्ययन है, उसको सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सिस्मोमीटर की स्टडी मतलब कि भूकंप की स्टडी को या फिर उसकी शाखा के जो अध्ययन करती है उसे सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ग्रीक के अगर हम शब्द ये जो शब्द है वो ग्रीक का शब्द है सिस्मोस, एंड सिस्मोस का जो अर्थ है वो है टू शेक, हिलना या हिलाना। टू शेक मतलब कि जब धरती हिलती है, हमने वही किया कि भूकंप मतलब धरती हिलना, तो सिस्मोस वहीं से आया है, इसको रिलेट किया गया भूकंप से। और जो साधारण तौर पे जो भूकंप है वो रिक्टर एक स्केल पर मापा जाता है जिसका नाम है रिक्टर स्केल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल। ठीक है, रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल। और जो ये स्केल है उसमें सबसे ज्यादा जो मैग्नीट्यूड होता है वो 9 होता है, जो मापन होता है वो 9 होता है। और अब हम 1 से लेके 9 तक ये कर लेते हैं कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो सबसे फर्स्ट जो है, अगर 1 से लेके 3 तक मापन आता है तो इस जो ये भूकंप आएगा वो बहुत ही नॉर्मल सा भूकंप होगा, किसी को महसूस भी नहीं होगा, नॉट फेल्ट बोला जाता है जिसे, कि महसूस भी नहीं होगा। अगर 3 से लेके 3.9 तक आता है तो एक छोटा सा हम कह सकते हैं कि भूकंप, हल्का सा झटका लगेगा और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट जो आता है वो 4 से 4.9 मतलब कि हल्के से झटके से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कि थोड़ा सा भूकंप लगेगा, लेकिन इसमें भी ज्यादा नुकसान की बात नहीं होती है। जो 5 से लेके 5.9 की बात आती है, मतलब कि स्मॉल भूकंप आएगा, इसमें थोड़ा सा स्मॉल अर्थक्वेक आएगा, कि इसमें थोड़ा ज्यादा क्या है महसूस हो सकता है। 6 से लेके 6.9 जो है वो है मॉडरेट, मतलब कि एक नॉर्मल स्थिति जो होती है कि हाँ आ जाए तो ठीक है, एक नॉर्मल सी लेवल पे जो है वो लॉस होगा लोगों का, मॉडरेट पे। एंड नेक्स्ट जो है 7 से लेके 7.9, इसमें स्ट्रॉन्ग और मेजर टाइप का भूकंप आता है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान माल की हानि हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है 8 से लेके 8.9, जिसमें बहुत ज्यादा, इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता, हमने लास्ट 9 बोला है। कई जगहों पर देखा गया है कि 10, 11, 12 तक भी भूकंप आता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड में मापा जाता है वो 9 होता है। ठीक है, और इसमें यही बोला गया कि अगर 5 से ज्यादा आया है तो वास्तविक स्थिति का प्रारंभ हो जाता है, माइनर तक कुछ भी नहीं होता। 5 से अधिक अगर रिक्टर स्केल पर मापन आता है तो उसमें क्या है वास्तविक क्षति का आरंभ हो जाता है, जो लॉसेस होंगे, लोगों की जान माल को हानि होगी, उसकी क्या है आरंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है कि 6 से अधिक अगर होगी तो एक खतरनाक श्रेणी है, मॉडरेट आ गया, नॉर्मल लेवल पर जो होगा लॉस होगा। इससे क्या है कि क्षति जो है वो नॉर्मल लेवल पे खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो 7 है, 7 विनाशकारी होगी, और जो 8 है वो अगर ग्रेट लेवल पे भूकंप आता है तो उससे क्या है विनाश भी, अति विनाश होगा। ठीक है, यहाँ पर विनाश और यहाँ पर अति विनाश, विनाश से भी ज्यादा होगा। जो रिक्टर स्केल है उसकी जो रचना की थी, जो लेके आया था पर्सन, उसका नाम है चार्ल्स एफ रिक्टर। एफ की फुल फॉर्म है फ्रांसिस, जो रिक्टर स्केल है उसको दिया गया था 1935 में। ठीक है, तो चार्ल्स एफ रिक्टर मतलब कि चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर 1935 में रिक्टर स्केल मापन हुआ था, और रिक्टर उसका नाम के पीछे उसके रिक्टर लगता था, इसलिए उसने रिक्टर स्केल मापन, ठीक है, ऐसे लगाया गया था। और ये भूकंप कुछ एरियाज में आए हैं
भूकंप किन किन एरियाज में कब कब आए हैं ये लिस्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आया, कच्छ में भुज में आया था। और 15 जनवरी 1934 में भारत व नेपाल में, जिसकी तीव्रता जो थी, जो उसकी स्पीड थी वो 8.4 थी, जो कि बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ये सारी लिस्ट आप देख लेना, यहाँ 7 तक और यहाँ 8, 9 यहाँ से, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, अब हमने किया था नोट्स से, लेकिन नोट्स में हमने पूरे डिटेल में किया है, लेकिन बुक्स में इतने डिटेल में नहीं दिया गया है, इसलिए हम एक बार बुक से भी पढ़ लेते हैं। बाकी हमने एक बार ये सारी चीजें कर ली हैं। ये भूकंप के बारे में हम कर रहे हैं कि ये पृथ्वी पर तेज या धीमे थोड़े समय तक रहने वाली थरथराहट या कंपन है। मतलब कि जो भूकंप होता है या फिर कंपन होती है, ये जो पृथ्वी है उस पर ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, ये थोड़े समय तक रहती है, थोड़े कम टाइम के लिए रहती है। लेकिन जो इसकी गति होती है, तीव्रता होती है, वो बहुत ही तेज होती है। जो भूकंप है वो पृथ्वी पर जमा ऊर्जा का अचानक से विसर्जन करता है, उसे एकदम से बांट देता है। जो ऊर्जा जमा हुई पड़ी होती है धरती पर, वो उसे एकदम से बांट देता है और उससे जो तरंगे निकलती हैं वो पृथ्वी की सतह पर फैल जाती हैं। जो आगे के कंसेप्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये कह रहा है कि जो शाखा है जो भूकंप पे अध्ययन करती है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जो ये वर्ड है वो ग्रीक भाषा, भूकंप का जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से आया है। और ग्रीक में सिस्मोस का मतलब होता है हिलाना, शेक करना। एंड जो ये भूकंप की तीव्रता है उसके रिक्टर स्केल पर मापा जाता है, जो कि अगर 5 से लेके 7.9 तक रिक्टर स्केल होता है तो भूकंप जो होता है वो अति विनाशकारी होता है, अत्यंत विनाशकारी होता है, हानिकारक रहता है। और जो 8 से ऊपर होता है तो वो और भी ज्यादा अति विनाशकारी बन जाता है। और भारत में कुछ भूकंप आए हैं, जैसे कि लतूर महाराष्ट्र में 1993 में जो आया था, उसमें 10,000 से ज्यादा जो मनुष्य हैं उनकी जान को नुकसान हुआ था। और नेक्स्ट जो बोल रहे हैं सेकंड पॉइंट, उसमें क्या कहते हैं कि जो भुज है गुजरात में 2001 में जो भूकंप आया था उसमें 30,000 लोग जो है मारे गए थे, जो कि बहुत बड़ी संख्या रही। एंड जो भारत में तटवर्तीय क्षेत्र में 2004 में जो भूकंप आया था उसमें सुनामी आ गई थी। सुनामी के कारण भी क्या हुआ था, 5 लाख लोगों की क्या है मृत्यु हो गई थी। 2004 में क्या हुआ था, पहले तो भूकंप आया था, लेकिन भूकंप आने की वजह से जो सुनामी आ गई थी, समुद्र में हलचल हुई थी जिसकी वजह से सुनामी आ गई थी। और सुनामी के आने से क्या है 5 लाख लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भूकंप जो है वो उद्गम स्थल जो फोकस कहते हैं, जैसे कि हमने पीछे किया, यहाँ पर जो किया ये जो है वो फोकस है। हम ये कर चुके हैं डिटेल में कि ये जो पार्ट है वो क्या है, फोकस कहलाता है। फोकस है जिसे हाइपोसेंटर बोलते हैं, हमने पहले किया। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हाइपोसेंटर, जो कि एक लंब। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हाइपोसेंटर के लंब पर धरती की सतह वाले स्थान को एपीसेंटर बोलते हैं। और जो ये धरती की सतह का जो स्थान है इसे क्या बोलते हैं, एपीसेंटर बोलते हैं। धरती की सतह का स्थान इसे एपीसेंटर बोला जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है कारण, कि क्यों जो है प्राकृतिक आपदा आई है, ये भूकंप आया है। ये प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह की आपदा होती है। भूकंप सिर्फ हम प्राकृतिक आपदा नहीं कह सकते, इसमें मानव ने भी अपनी कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं जिससे भूकंप आ जाता है। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर हम देखें प्राकृतिक आपदा, तो जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स हमने पहले किया कि वो हिलती है, हिलने की वजह से, हलचल होने की वजह से क्या है भूमि में हलचल होती है और उसकी वजह से भूकंप आता है। नेक्स्ट है ज्वालामुखी विस्फोट। हम जैसे कि ये कर रहे थे तो अंदर जो है वो लावा है। लावा जब बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म होता है तो वो लावा निकल के बाहर की ओर आता है। जब ये बाहर की ओर आता है तो यहाँ से ऐसे निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे जब बाहर निकलता है तो यहाँ पर एक पहाड़ रूपी बन जाता है और वो पहाड़ फिर चीर कर निकलता है जब लावा, तो वो लावा ऐसे निकलता है और वो लावा बहुत दूरी तक फैलता है। हम ज्वालामुखी विस्फोट डिटेल में करेंगे, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। पहले हमारा भूकंप चल रहा है। भूकंप की वजह से हमने यही कहना है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसकी वजह से भी भूकंप आता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होने से जो तरल पदार्थ जो लावा है वो बाहर की ओर निकला, और निकलने से क्या है इन एरियाज में, उसके आसपास के एरियाज में जहां पर वो लावा गिरेगा वहां पर क्या है भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे भूमि के जल का बहाव जो है
भूमिगत जल का जो बहाव है उसके कारण भी क्या है, भूकंप आ जाता है। ये तो थे हमारे प्राकृतिक कारण। अब जो मानव निर्मित कारण है वो क्या है कि नाभिकीय प्रशिक्षण करते हैं हम, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नाभिकीय एक्सपेरिमेंट्स करते हैं भूमि के अंदर, जिसकी वजह से भूकंप की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। अणुबम्बों का विस्फोट करते हैं जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। एंड गहरे खनन द्वारा भी विस्फोट भूमि में कंपन पैदा होता है जिससे भूकंप आ जाता है। गहरे खनन मतलब कि हम धरती से कुछ ऐसी धातुएं निकालते हैं जिनको खनन करते हैं हम, मशीनें, बहुत हैवी मशीन्स चलाई जाती हैं जिनकी वजह से भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे प्रभाव क्या होंगे, हम कोई भी करेंगे, कोई भी आपदा करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले कारण, प्रभाव और उसके प्रबंधन, ये 3 ही मेन जो चीजें होती हैं वो यही है कि कारण क्या है उस आपदा के आने के, उसके प्रभाव क्या होंगे, लोगों पर, जानवरों पर, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। नेक्स्ट उसका प्रबंधन, अब वो आपदा आ गई है तो हम उससे प्रबंधन कैसे करेंगे। प्रबंधन में भी 3 आगे करते हैं हम कि प्रबंधन, अगर जैसे कि भूकंप है, भूकंप आ गया है तब क्या प्रबंधन करेंगे, भूकंप आने से पहले हमें पता लगा है कि भूकंप आना है तब क्या हम करेंगे, और भूकंप आने के पश्चात हम क्या करेंगे। इन तीनों सिचुएशंस को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है भूकंप के प्रभाव, मतलब कि इफेक्ट क्या होंगे। पहले हमने कॉजेज किए, अब इफेक्ट। कारण मतलब कॉजेज एंड इफेक्ट मतलब प्रभाव। अब हम प्रभाव करेंगे कि अगर भूकंप आ गया है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे फर्स्ट जो है भूसंकलन होगा। भूसंकलन क्या होता है, लैंडस्लाइड, मतलब कि लैंडस्लिप या लैंडस्लाइड जिसे हम बोलते हैं। लैंडस्लाइड क्या होता है कि जब भूकंप आया, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पहाड़ी एरिया में थे, वहां पर क्या हुआ कि भूकंप आ गया और भूकंप से जो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया का कुछ पार्ट फिसल कर नीचे गिर गया, इसे भूसंकलन बोलते हैं। और उस फिसलने की वजह से वो अब पार्ट पता नहीं किसके ऊपर जाकर गिरेगा और उससे भी किसी का नुकसान हो जाएगा। तो इससे प्रभाव पड़ता है कि ये भूसंकलन हो जाता है और भूसंकलन से भी बहुत लोगों को हानि पहुंचती है। मानव निर्मित इमारतें, बांधों का अत्यधिक क्षति, मतलब कि बहुत ज्यादा क्षति हो जाता है इस चीज से। अब भूकंप आएगा तो इमारतें भी गिर जाएंगी, कुछ इमारतें जिनका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो वो इमारतें गिर भी जाती हैं। बांधों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है जिससे बाढ़ आ जाती है और सुनामी भी आने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट क्या कि वनस्पति और प्राणियों को क्षति पहुंचती है जब भूकंप आता है। बहुत सारी चीजें, वनस्पतियां वगैरह, जैसे कि कुछ पेड़ पौधे गिर जाते हैं, प्राणियों पर गिर जाते हैं, पशुओं पर गिर जाते हैं, तो उससे क्या है पशुओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। सतह की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि कोई सतह थी उस पर भूकंप आया तो वो हिली, उनमें कुछ कंपन पैदा हुआ तो वो भी क्या है उसकी संरचना, जो उनका स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। आग लग जाती है, कई बार बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिससे आग लग जाती है। जैसे कि भूकंप आया और अनदेखी कर दी किसी ने, कुछ कोई चीज में अवहेलना कर दी तो उससे आग भी लग सकती है। इससे जान माल की हानि तो होती ही है, कोई भी आपदा उसमें जान माल की हानि होगी ही। नेक्स्ट जो है वो आपदा के प्रबंधन है। आपदा से पहले और पश्चात बुक में दे रखे हैं, लेकिन इन्होंने आपदा के टाइम के नहीं बताया कि आपदा जब आएगी तब उस समय हमें क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। जो पहले भूकंप के पहले जो हमें करना है वो हमें भूकंप रोधी भवनों का निर्माण करना है। मतलब कि ऐसे कुछ भवनों का निर्माण करना है जो कि लेटेस्ट डिजाइन से हो, मतलब ऐसे डिजाइन से हो कि वो भवन गिरे ही ना, वो इमारतें जो है वो ना गिरे। भूकंप से पहले हमें ये करना है कि जो भवन हम बना रहे हैं, जो इमारतें बनाई गई हैं वो लेटेस्ट डिजाइन में बनाई जाए ताकि अगर भूकंप आ जाए तो वो इमारतें ना गिरे। नेक्स्ट जो है वो लकड़ी के घर खासकर भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में बनाना। जो भूकंपग्रस्त क्षेत्र है वहां पर लकड़ी के घर बनाना, क्योंकि लकड़ी के घर अगर गिर जाएंगे तो उन्हें बनाना इजी होता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि भूकंपग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भूकंप के बारे में जागरूक करना और क्षति को कम किया जा सकता है इस तरीके से। क्या कहते हैं कि अगर भूकंप के ग्रस्त क्षेत्र में अगर भूकंप आने वाला है तो उससे पहले ही भूकंप की जानकारी दे दी जाए लोगों को, वहां के घर उनके खाली करवा लिए जाए, उन्हें एक नई जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। इससे क्या है हम जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। आपदा के बारे में आंकड़े इकट्ठे करना, सूचना एकत्रित करना कि कहाँ पर कैसे आने वाली है, किस टाइम में आएगी, तो ये सब चीज को क्या है आपदा से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्या है आपदा वाले क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना कि किस क्या उनका एरिया है, मैप तैयार कर लेना एक उस क्षेत्र का, ताकि वहां पर कोई भी हमें प्लानिंग करनी है तो हमें क्या है साथ के साथ हम मानचित्र को देखकर, उस मैप को देखकर हम साथ के साथ प्लानिंग कर सके। आपदा से रिलेटेड योजना बनाना, प्लानिंग करना, तैयारी करना, बचाव के लिए उपाय ढूंढना, उपाय करना,
ठीक है, वो सब कुछ क्या आता है उससे पहले के बारे में आता है। नेक्स्ट हम करेंगे कि हमें भूकंप के टाइम हमें क्या करना है, पश्चात हम बाद में करेंगे भूकंप के टाइम हमें क्या करना होता है। भूकंप के समय मतलब अगर भूकंप आ गया है तो उस समय हमें किस तरीके से प्रबंधन करनी है। सबसे बड़ी चीज यही है कि जब भूकंप आ गया है तो आप लोग अपने घर से बाहर निकल जाए। उसी वक्त जैसे आपको लगा कि झटके आ रहे हैं तो आप अपने घर से बाहर निकल जाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग के पास खड़े ना हो, क्योंकि अगर बिल्डिंग गिर गई तो वो आपके ऊपर गिरेगी। ठीक है, तो इससे अच्छी यही होगा कि आप किसी खुली जगह पर चले जाएं जहां पर कोई बिल्डिंग ना हो, ताकि आपके ऊपर कोई भी चीज ना गिरे। नेक्स्ट है कि अगर आप घर में हैं, आप घर में हैं तो उस घर की खिड़की दरवाजों को खोल दें, जिससे क्या है इफेक्ट बाहर की ओर चला जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बिल्डिंग के 4th 5th फ्लैट पे हैं, आप नहीं बाहर निकल सकते, तो आप क्या करें, अपने ही घर में किसी मेज या पलंग के नीचे छिप जाएं। अगर इससे क्या होगा कि अगर आपके छत का मलबा गिरेगा तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा, आपके सिर का बचाव हो जाएगा। बिजली का अगर कोई स्विच है तो वो भी बंद कर दीजिएगा। वो सबसे बड़ी ये जो थी प्रबंधन हम भूकंप के समय करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो भूकंप के पश्चात हमें क्या करना चाहिए, भूकंप के बाद हमें क्या करना चाहिए। मलबे को हटाने की कार्यवाही जितनी जल्दी हो सके हमें वहां का मलबा हटाना चाहिए और लोगों की जान बचानी चाहिए। और जो लोग जिनको कुछ लगा है, कुछ इंजरीज हुई हैं, कुछ घायल हो गए हैं, तो उनको क्या है फर्स्ट एड करना, उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करना। और साथ ही साथ क्या है, अगर कोई पर्सन ज्यादा ही इमरजेंसी केस में चला गया तो क्या है उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाना। नेक्स्ट क्या है कि जल्द से जल्द संचार प्रणाली जो है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसे अच्छे से अच्छा कर देना, ताकि क्या है जो लोग फंसे हुए हैं भूकंप में या कहीं भी फंसे हुए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी क्या है वहां से बाहर निकलने के ताकि वो अपनी फैमिली को ये बता सके कि क्या वो वहां पर सही है, उन्हें किस चीज की नीड है या कुछ भी बता सके। कम्युनिकेशन सिस्टम साथ के साथ सही कर देना चाहिए। और फिर कहते हैं कि भूकंप से अगर कोई पीड़ित है तो उसे जल्द से जल्द क्या है पुनर्वास कर देना, मतलब कि रिहेबिलिटेशन कर देना, पुनर्वास कर देना, पूर्ण स्थापना कर देना। रिहेबिलिटेशन जिसे बोलते हैं, मतलब कि उन्हें एक अच्छे वहां उनके जो घर होंगे वो टूट चुके होंगे भूकंप की वजह से, तो उन्हें एक ऐसी जगह पर रहने के लिए जगह दे देना ताकि वो क्या है अपनी जिंदगी बिता सके जहां पर वो रह सके। हमने जो किया भूकंप के बारे में, अगर हम उसका कंक्लूजन निकाले तो क्या कहते हैं कि भूकंप जो है वो एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, जिससे क्या होता है कि जिसकी तीव्रता इतनी तेज होती है कि जिससे इमारतें गिर जाती हैं, जमीन में दरारें आ जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, कुछ जमीन होती है जो अंदर की ओर धंस जाती हैं, रेल लाइनें कुछ और ही पटरियों पर चली जाती हैं, उनकी जो लाइनें हैं, रेल लाइनें जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, बस्तियां जो हैं वो ढेर में बदल जाती हैं, मतलब कि बस्तियों को बहुत ज्यादा लॉस पहुंचता है, जो कच्ची बस्तियां होती हैं, और जो लोग हैं, पशु हैं, वो मलबे के नीचे जो है दब जाते हैं। तो ये सारे जो थे वो भूकंप के थे। सबसे बड़ी एक और फैक्ट जो भूकंप के बारे में है कि जो भूकंप है वो सिर्फ धरती पर नहीं आता, वो ओशियंस में भी आता है, क्योंकि ओशियंस जो है वो भी हमारी धरती की किसी सतह के ऊपर ही है। और उस सतह के ऊपर होने की वजह से क्या है कि ओशियंस, चाहे वो ओशियंस हो या कोई भी जगह हो, कोई भी प्लेस हो, वहां पर भी भूकंप आ सकता है। तो ये सारा हमारा था ऑल अबाउट भूकंप। एंड जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो है हमारा बाढ़, फ्लड। जस्ट वेट, बाढ़, ठीक है। तो बाढ़ के बारे में हम करते हैं। क्या कहता है बाढ़ मोस्टली वर्षा ऋतु में आती है या मानसून ऋतु में आती है। तो बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है और बाढ़ का जो सामान्य अर्थ है वो विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों से जलमग्न रहना। बाढ़ का अर्थ है कि मतलब कि कोई ऐसा प्लेस है जो कई दिनों से पानी में डूबा रहता है, तो उसे हम बाढ़ की स्थिति कहते हैं। जो अधिक वर्षा होने के कारण क्या है, नदियों व तालाबों के पानी नदियों से निकलकर खेतों, गांवों या सड़कों पर जल जमाव की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या है बाढ़ कहते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या है हम उचित प्रबंधन करके इसके जो बहाव है, जो इसका बहाव होता है पानी का, उसको कम कर सकते हैं। इसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है। बाढ़ का जो पानी है वो लंबे समय तक सूखता नहीं है, वो लंबे समय तक वहां पर रहता है। भारत में बाढ़ एक बहुत ही बड़ी समस्या है।
भारत में बाढ़ एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है। सबसे फर्स्ट जो एरिया है, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, एरियाज है, वो है बिहार सबसे ज्यादा, ठीक है, प्रभावित क्षेत्र। और जो सेकंड है वो है उत्तर प्रदेश, और जो थर्ड है वो है आंध्र प्रदेश। फर्स्ट बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश थर्ड, और बाकी जो है असम, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, ब्रह्मपुत्र जो मध्य प्रदेश है वो तीसरा बाढ़ प्रभावित प्रदेश है, क्षेत्र है। तो अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये सारे। तो बाढ़ का कोई निश्चित स्थान नहीं होता और समय भी नहीं होता कि बाढ़ कब आएगी कब नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि हम रेगिस्तान को सूखा क्षेत्र बोलते हैं, कि रेगिस्तान में बहुत से इलाकों में सूखा पड़ जाता है, कि पानी की किल्लत हो जाती है, पानी उन्हें नहीं मिलता, पीने तक को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी रेगिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आती है। मतलब कुछ रेगिस्तान के एरियाज तो ऐसे हैं जहां पर पानी पीने को भी नहीं मिलता, लेकिन रेगिस्तान के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बाढ़ आती है, जो बाढ़ से ग्रस्त है। जैसे कि कौन सा एरिया है, बाड़मेर जिला है जहां पर बाढ़ से ग्रस्त है जो क्षेत्र। यह बाढ़ लगातार आती रहती है, जबकि यहाँ पर रेतीले टीले हैं जहां पर पानी सूख जाता है बहुत जल्दी, लेकिन यहाँ पर बाढ़ आती रहती है, फिर भी वहां बाढ़ आती है। जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है उसके अनुसार बाढ़ से 4 करोड़ हेक्टेयर की जो भूमि है उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। 3 करोड़ लोग जो है वो प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि डायरेक्टली प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रभावित हो जाते हैं। ये था ऑल अबाउट बाढ़ जो हमने नोट्स बनाए हैं, लेकिन हमारी जो बुक है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट दे रखे हैं जो मैंने नोट्स में नहीं बनाए क्योंकि बुक्स में अवेलेबल थे। तो बाढ़ जो है अनियंत्रित जल बहाव है। अनियंत्रित मतलब जिन्हें हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, जिन्हें कंट्रोल में नहीं किया जा सकता, ऐसी बाढ़ जल बहाव है, ठीक है। बाढ़ कंट्रोल से बाहर है, ठीक है, जो एक विस्तृत क्षेत्र को जलमग्न कर देता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया को पानी में डुबो देता है। इस स्थिति को प्राय तेज व लगातार बारिश या बर्फ के पिघलने के कारण नदियों यह स्थिति प्राय कब होती है, जब तेज व लगातार बारिश होती है या फिर जल जो पिघल जाती है, बर्फ वगैरह, कोई हिमालय वगैरह होता है जहां पर पूरी सर्दियां तो बर्फ जमती है, लेकिन धूप निकलने के कारण वो पिघल जाती है, पानी में परिवर्तित हो जाती है, और वो पानी इतनी क्वांटिटी में होता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेती है। नदियों का जो पानी है वो भी किनारों से बाहर आ जाता है, तो उसे भी बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण क्या है, सबसे ज्यादा बारिश होना, लगातार बारिश होना, बादलों का फटना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट। जो बादलों का फटना है उसे बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, जिससे क्या होता है कि जो मेघ होते हैं, क्लाउड मतलब मेघ, और प्रस्फोट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। जब मेघ फट जाता है तो उससे क्या होता है कि अचानक आ जाती है भारी बारिश आ जाती है, बहुत ज्यादा हैवी बारिश आ जाती है, जिससे भयंकर बाढ़ आ जाती है। कभी कभी तो ये ऐसे होता है कि ओले भी आते हैं, ओलों के साथ साथ बारिश भी आती है, और कुछ टाइम में ही, कुछ मिनटों में ही क्या है, इतनी बारिश आती है कि वहां के सारे एरियाज को, जितने भी एरियाज होते हैं वो बाढ़ में बदल जाते हैं। आमतौर पर जो ये बारिश होती है, बाढ़ होती है, वो या तो विशेष ऋतु में आती है, जैसे कि हमने पहले किया कि ये वर्षा ऋतु या मानसून ऋतु में आती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना ऋतु के भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो ये था बादलों का फटना। नेक्स्ट क्या है कि भूरक्षण वगैरह जो होती हैं, मृदा के नीचे की जो मृदा के नीचे के जो क्षेत्र है वो बहाकर क्या है, नदी में आ जाते हैं। जब नदी में आते हैं तो नदी का जो बहाव होता है वो ऊपर हो जाता है, तो उससे भी क्या है, नदी से बाहर पानी निकलने लगता है, जो कि बाढ़ की संभावना को बढ़ा देता है। उससे के बाद क्या कहा गया कि कुछ ऐसे संरचनाएं हैं जो कि विफल हो जाती हैं, जैसे कि वन विनाश करते हैं हम लोग, बांध बनाते हैं, या फिर सड़कों का निर्माण इस तरीके से करते हैं कि बाढ़ आ जाती है, या फिर कुछ मानव की ऐसी गतिविधियां हैं जो कि बाढ़ को बढ़ावा देती हैं। नदियों का नियमित देखभाल व रुकावटों को दूर न करना भी नदियों में बाढ़ आ सकती है। जैसे कि नदियों में कुछ चीजें ऐसी हैं जो रुकावट पैदा कर रही हैं, तो एकदम से नदी का बहाव होगा, लेकिन वो रुकावट उसे रोक देगी, और वो पानी जो होगा उससे बाहर निकल के आएगा। उससे भी क्या होता है कि नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। जैसे कि मीठी नदी के रास्ते में बनी झुग्गियां खत्म हो गई थी बाढ़ की वजह से, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था उन झुग्गियों झोपड़ियों को, जो कि 2005 में बाढ़ आई थी मुंबई में। इससे जो प्रभाव है वो क्या है, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ जाती है, डगमगा जाती है, संपत्ति को नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, मानव जानवरों को भी नष्ट पहुंचता है, नुकसान होता है।
और जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने पहले किया कि अगर कहीं बाढ़ आती है तो 4 हेक्टेयर की जो भूमि की फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। उसी तरीके से कहते हैं कि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है, फसलों को भी नुकसान पहुंचता है, किसान प्रभावित होते हैं, जिस चीज से महामारी फैल जाती है, क्योंकि जो पानी है वो दूषित हो जाता है वहाँ का, लोग वही पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे और उस पानी को पीने से बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, जैसे कि हैजा, कुपोषण एंड एक्सेट्रा, और ऐसे हो जाते हैं। जैसे कि आगे कह रहे हैं कि मानव बस्तियां भी जो है वो जलमग्न में हो जाती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, तो स्कूल है, कार्यालय हैं, वो भी बंद हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक कि वहाँ की जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो जाती। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रबंधन। हमने क्या बाढ़ के कारण कर लिए, मतलब कॉजेज क्या है फ्लड के, प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है फ्लड के, एंड नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट, कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है। हम चैप्टर ही यही कर रहे हैं कि हमें डिजास्टर को मैनेज करना है। तो अब हम डिजास्टर को मैनेज कैसे करते हैं, हमारे पास कौन सा डिजास्टर है, बाढ़ से रिलेटेड डिजास्टर है। इसमें क्या कहते हैं कि कुछ एसोसिएशन बनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, एसोसिएशंस बनाए गए, कुछ संस्थान बनाए गए, जैसे कि फ्लड प्लान, जोनिंग, फ्लड प्रूफिंग, ये सारे मतलब ऐसे जोन्स बनाए गए, कुछ ऐसे एसोसिएशंस बनाए गए जो मैनेजमेंट करती हैं कि अगर बाढ़ आएगी तो क्या करेंगे, बाढ़ आ गई है तो क्या करेंगे, और बाढ़ के आने के बाद क्या करेंगे। तो कुछ तरीके हैं क्या क्या करते हैं वो। बाढ़ के आने से पहले हमें पता लग गया कि यहाँ पर बाढ़ आने वाली है तो हम क्या करें। सबसे पहले जो है वो नदी के रास्ते साफ कर दो, रुकावटों से रहित कर दो। हमने पहले किया कि कारण है, यही कारण है, और इसी को अगर हम कारणों को खत्म कर देंगे तो हमारा क्या है, काम आसान हो जाएगा। तो नदियों को आपस में जोड़ सकते हैं हम, क्योंकि नदियां आपस में नहीं जुड़ी होंगी। अगर एक छोटी सी नदी है तो उसमें बहाव ज्यादा हो गया तो वो बाहर आ जाएगा पानी, और क्या है, फ्लड की कंडीशन आ जाती है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम नदियों को आपस में जोड़ देंगे तो फ्लड की कंडीशन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि नदियों के तटबंध को ऊंचा कर सकते हैं हम, ताकि वो पानी जो है वो बाहर ना आए। उसके बाद कि नदी के किनारे पर वृक्ष लगाकर हम क्या प्रबंधन कर सकते हैं, बाढ़ के बारे में लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन्हें अलर्ट कर सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आने से पहले ही इंतजाम करके हम क्या है इस चीज से बचा जा सकता है, जैसे कि रस्सी वगैरह, टायर या ट्यूब से क्या है हम अपने आप को पानी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाना चाहिए, जो सेफ प्लेस होंगे वहां पर लोगों को पहुंचा देना चाहिए। ऊंची जगहों पर लोगों को पहुंचाना चाहिए, मतलब लोग जो हैं वो थोड़ी ऊंची जगह पर, जैसे कि किसी पक्के मकान के छत पर खड़े हो जाएं ताकि वो बच सकें, या फिर किसी भी पेड़ पौधे जो मजबूत पेड़ हो, बहुत पुराना पेड़ हो जो मजबूत हो, उसके ऊपर भी चढ़ सकते हैं। बाढ़ को दूसरे क्षेत्रों में फैलाने से रोक सकते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, दवाइयां वगैरह, राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, बचाव कार्य कैंप वगैरह लगा सकते हैं। तो इस स्थान पर न जाएं जहां पर बिजली हो, तारें हो, या फिर बिजली के जो स्विच हैं वो बंद कर दीजिए। जो हमारा गैस सिलेंडर होता है उसको लीकेज जहां से वो ऑन ऑफ होता है वहां से हमें ऑफ कर देना चाहिए। नेक्स्ट जो है बाढ़ के बाद हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य व जानवरों के मृत शरीरों को दबाना या जलाना चाहिए। मतलब कि जो मनुष्य हैं या फिर जो जानवर हैं जो मर गए हैं उस टाइम में, उन लोगों को दबा दो या जला दो। नेक्स्ट क्या है कि पूर्ण जो वहां से प्रभावित क्षेत्र है उन्हें रिहेबिलिटेशन करना, पुनः स्थापना करना, उनकी दोबारा से उन्हें पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेशन करना। तो उन्हें क्या है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उन्हें रहने की फैसिलिटी देना। ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी तट पर ही टाउनशिप और बस्तियों की स्थापना वर्जित करना, मतलब कि कुछ ऐसे एरियाज जहां पर क्या है बार बार बाढ़ आती है तो वहां पर भी क्या है उन एरियाज पे रहने की, बस्तियां बनाने की, बस्तियों की स्थापना करने की जो पॉलिसी है उसको बंद कर दें कि वहां पर कोई भी ऐसा पर्सन बस्ती बनाकर ना रहे जहां पर बाढ़ आती है, जिससे क्या है बाढ़ से बचा जा सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है बाढ़ से रिलेटेड, वो जो एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। क्या एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने नदी तट पर पक्के कुएं का जो सजेशन दिया था, उन्होंने सजेशन दिया था कि अगर हम नदी के तट पर पक्के कुएं बना देंगे तो इससे क्या है बाढ़ भी रुकेगी, हम बाढ़ को कम भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा भूमिगत जल होता है उसका स्तर बढ़ेगा, उसका लेवल क्या है बढ़ेगा, बाढ़ कम होगी और भूमिगत लेवल का जो स्तर है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट जो है वो हम चक्रवात करेंगे।
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि चक्रवात। हम चक्रवात के बारे में अब करेंगे। चक्रवात क्या कहता है कि चक्रवात चक्रीय या अंडाकार आकार में तेज हवाओं का चलना है। अगर हम चक्रवात को नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो चक्रवात एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो तूफान होता है वो समुद्र में क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है समुद्र में तेज हवाओं की वजह से। ठीक है, ये एक अंडाकार रूप में उत्पन्न होता है और इस तूफान के चक्र के भीतर का जो दबाव होता है वो कम होता है और जो उसका क्षेत्रफल कम होता है और जो बाहर का जो दबाव होता है उसका क्षेत्रफल अधिक होता है। इसका व्यास 650 किलोमीटर तक हो सकता है। चक्रवात वायुमंडल में सबसे भयानक विनाशकारी और शक्तिशाली तूफानों में से एक है क्योंकि इससे होने वाला नुकसान बहुत ही घातक होता है। ये लट्टू की तरह चलते हैं। इसको उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज कहते हैं। इसको हम डिटेल में आगे हमारे नोट्स के जरिए करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट इतना आप लोग याद रखिए कि जो उत्तरी गोलार्ध होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और जो दक्षिण गोलार्ध होता है वो क्लॉकवाइज होता है। और जो विभिन्न क्षेत्र हैं जिनमें इस चक्रवात के साइक्लोन के अलग अलग नाम है, जैसे कि हैरिकेन उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में बोला जाता है। टाइफून नाम बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि चीन, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया में नाम इसका लिया जाता है। जो साइक्लोन है वो हमारे भारतीय उप महाद्वीप में नाम लिया जाता है इसका, और विलीस ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है। और टर्नाडो जो कि बहुत विनाशकारी और खतरनाक चक्रवात है वो जर्मनी में इसका नाम लिया जाता है। साथ ही भारत में इसे कठफोड़वा के नाम से जाना जाता है। इसमें नहीं दिया गया है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि भारत में इसका नाम जो है वो कठफोड़वा है, लेकिन इसे चक्रवर्ती तूफान भी कहा जाता है। और साथ ही एक ओमान देश है ओडिशा का, ओडिशा में चक्रवर्ती तूफान आया था 2014 में, 12 अक्टूबर 2014 में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ओडिशा, जो कि चक्रवर्ती तूफान बहुत ही भयानक रूप ले गया था। और ओमान देश में इसे हुदहुद के नाम से जाना जाता है क्योंकि इजराइल में हुदहुद एक पक्षी का नाम था और वहां पर जब ये चक्रवर्ती तूफान आया था तो हुदहुद का नाम दे दिया गया था इसे, और वहां पर 30 लोग मर गए थे इस चक्रवात के चलते। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि चक्रवात तेज हवाओं को 150 से 450 किलोमीटर पर घंटा की तीव्र और अधिक वर्षा के कारण क्या है ये विनाशकारी हो जाते हैं कि अगर साथ साथ वर्षा भी आ जाए, बारिश भी आ जाए तो ये बहुत ज्यादा विनाशकारी रूप ले लेते हैं। अब अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें कि चक्रवर्ती तूफान होते क्या हैं, तो ये समुद्र में आने वाले तूफान से उत्पन्न होते हैं। शुरू में तो ये ठीक होते हैं, लेकिन शुरू में तो ये समुद्र के आसपास होते हैं, लेकिन बाद में ये बस्तियों की ओर, लोगों के घरों की ओर बढ़ते रहते हैं जिससे विनाशकारी रूप सिद्ध होता है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो चक्रवात होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बता दूं कि वायु जो है वो हमेशा उच्च प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। उच्च प्रेशर से मतलब कि जो उच्च वायु दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, उससे लो प्रेशर की ओर जाती है, मतलब निम्न वायु दाब की तरफ जाती है। और जो वायु है वो गर्म होकर हल्की हो जाती है। जब वो वायु है सूरज की गर्मी होगी, जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे वो जो वायु होगी वो गर्म हो जाएगी और गर्म होकर वो हल्की हो जाती है। और जब वो हल्की होगी तो वो ऊपर की ओर उठेगी, अगर वो ऊपर की ओर उठेगी तो वो आसमान में फैल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये 2 पॉइंट समझ आए हैं तो आप आगे का बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि कैसे उत्पन्न होते हैं, हमें अब यही करना है कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं। तो जब समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तब जो नमी युक्त गर्म वायु होती है वो वायुमंडल में हो जाती है। फिर कपासी बादलों का निर्माण होता है और इन कपासी बादल जो होते हैं ये बड़े बड़े बादलों के रूप में बदल जाते हैं। पहले छोटे बादल होते हैं, फिर वो बड़े बादलों का रूप ले लेते हैं। फिर वर्षा होने के बाद बादल खाली हो जाते हैं। जब वर्षा होगी तो बादलों से पानी क्या है निकल जाएगा, वो खाली हो जाएंगे और फिर वो एक स्थान को बदलते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर ये समुद्र का गर्म पानी
पानी के ऊपर चले जाते हैं। जब ये समुद्र के गर्म पानी के ऊपर जाएंगे तो समुद्र में तो गर्म हवा है, समुद्र में जो गर्म हवा है वो ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि सूरज की वजह से क्या होता है, समुद्र का पानी गर्म हो जाता है और हवा भी क्या है, गर्म हो जाएगी। तो जब वो गर्म, हमने पहले किया कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। तो इससे क्या होगा कि जब समुद्र में जो हवा है वो गर्म हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठने लगेगी और वो बादलों में प्रवेश कर जाती है। बादलों के आसपास तो ठंडी हवा है, क्योंकि वो आसमान है, आसमान हमेशा ठंडा रहता है। तो बादलों के आसपास जो ठंडी हवा है, लेकिन उस नीचे से जो ऊपर की ओर जा रही है वो क्या जा रहा है, ठंडी होकर हल्की हवा जा रही है। हल्की हवा जो गर्म हवा है वो हल्की होकर ऊपर जा रही है। ठीक है, तो वो अब यहाँ पर देखो, जो हमारे समुंदर है, फॉर एग्जांपल ये समुंदर है और समुंदर से क्या जा रही है, गर्म हवा ऊपर की ओर जा रही है। ये हमारे बादल हैं, ये हमारे बादल हैं और बादल के आसपास क्या होता है, हमारे ठंडी हवा होती है, मतलब कि उच्च वायुदाब होता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि बादलों में जब वो प्रवेश कर जाएगी, बादलों के आसपास ठंडी हवा है और नीचे से ऊपर की ओर जब वो जा रही है तो वो गर्म हवा है। तो उच्च वायुदाब होती है ऊपर, यहाँ पर उच्च वायुदाब जो मैंने बताया, तो उच्च वायुदाब होगा और बादलों में निम्न वायुदाब की ओर जाती है। और जो ये दोनों वायु दबाव होंगे, जैसे कि नीचे से ऊपर जा रही है ये वाली वायु दबाव और ये वाला वायु दबाव, जब दोनों इकट्ठे होंगे तो वो एक चक्रवात का रूप ले लेती है। एक चक्कर की तरह शुरू हो जाते हैं। जो वायु होता है वो चक्कर की तरह शुरू हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ये है, अगर आपने कभी चक्रवात तूफान किसी वीडियो में देखा हो या आपने रियल लाइफ में कभी देखा हो, तो चक्रवात तूफान ऐसे ऐसे गोल गोल होता है और जो अंदर होता है, बादलों के अंदर होता है, वो होता है लो प्रेशर, मतलब कि निम्न वायुदाब, और जो साइड में होता है वो उच्च प्रेशर होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, चक्रवात का उत्पन्न होता है, चक्रवात इस तरीके से बनते हैं। अब हमने क्या किया था, हमने पिछले में पढ़ा कि उत्तरी गोलार्ध जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और दक्षिण गोलार्ध होता है वो क्लॉकवाइज होता है। अब इसे हम डिटेल में पढ़ लें तो ये हमारा एक तरीके का चक्रवात है। पीछे एक चीज रह गई, जो ये चक्रवात किया, इसका जो मिडल पॉइंट होता है ना, मिडल पॉइंट, इसे आई बोलते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल लिया ये कि जो ये है वो आई है। ठीक है, तो जो आई है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज वो इस तरीके से चलती है। ठीक है, इस तरीके से चलती है, और जो दक्षिण गोलार्ध होता है वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हमने कर लिया है। नेक्स्ट जो कहते हैं कि टाइप ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन के दो तरीके के टाइप होते हैं। द फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है, और द नेक्स्ट इज द टेम्परेट साइक्लोन, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये हमारी पृथ्वी है, इसे हमें एक फिगर के रूप में समझते हैं कि हमारी एक पृथ्वी है, ये हमारा मिडल ऑफ द सेंटर है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। एंड जो ये है, जो ये बीच का ये वाला पार्ट है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो है वो हमारा दक्षिण गोलार्ध है। जो हमारा ये वाला एरिया है, ये ऊपर का पार्ट और ये नीचे का पार्ट, इसे शीत बोलते हैं, शीत कटिबंधीय। एंड जो ये वाला है पार्ट बीच वाला, इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट कह रहे हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो दक्षिण अंटार्कटिका सागर है और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्र है, इनमें कभी भी चक्रवात नहीं आते, क्योंकि जो वहाँ का तापमान है, जो वहाँ का प्रेशर होता है, जो वहाँ का उच्च दाब और निम्न दाब है, वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी चक्रवात नहीं आते हैं। जबकि जो उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर है, वहाँ पर सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। और चक्रवात को जो मापन करते हैं वो हम टी स्केल से करते हैं, जैसे कि हमने भूकंप का मापन करते थे हम रिक्टर स्केल से, इसका जो होता है वो टी स्केल से होता है मापन। ठीक है, इसे हम कैटेगरी में कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है साइक्लोन को, मतलब कि चक्रवात को कुछ श्रेणियों में, वर्गों में डिवाइडेड किया गया है। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें जो विंड स्पीड होगी, मतलब कि जो वायु की स्पीड होगी, इस वायु की गति होगी, वो 90 से 125 किलोमीटर
प्रति घंटा होगी, अगर 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो क्या होगा कि जो डैमेजेस होंगी वो छोटा मोटा क्रॉप्स वगैरह को, कुछ फसलों वगैरह को, ट्रीज को या कारावासीज को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो विंड स्पीड जो होगी वो 125 टू 165 किलोमीटर पर हावर, मतलब कि 125 से 165 किलोमीटर पर घंटा की हिसाब से जो स्पीड होगी अगर वाइंड की, तो जो डैमेज होगा वो ट्रीज को या फिर डिस्पोजल हो जाएगी, फुली डिस्पोजल हो जाएंगी कुछ फसलें और कारावासीज। अगर हम कैटेगरी 3 की बात करें तो यहाँ पर जो विंड की स्पीड है वो 165 टू 224 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जो उनका चक्रवात होता है वो चलता है। तो जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है कुछ कारावासीज का, मतलब कि कुछ घरों का स्ट्रक्चरल ढांचा बिगड़ सकता है और कुछ पावर फेलियर हो सकता है, जैसे कि वायर वगैरह कट सकती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंच सकता है। अगर विंड स्पीड जो है वो 225 से 279 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से आ रही है, तो जो बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगा और इसके लिए जो वाइड स्प्रेड पावर फेलियर हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी एंड ये बहुत ही घातक सिद्ध होगी। जो 5th कैटेगरी है वो क्या कहता है कि 5th कैटेगरी 280 या फिर उससे ज्यादा स्पीड हो अगर किलोमीटर पर हावर, तो फुल एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा जहां पर लोग रह रहे हैं, बहुत लोगों की जान माल की हानि होगी, लोगों डेथ तक पहुंच जाएंगे इस स्पीड के साथ। वाइंड स्पीड अगर 280 से प्लस होगी तो बहुत से लोग डेथ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है चक्रवात में टॉपिक वो है हमारे प्रभाव की। इससे प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो प्रभाव ये होगा कि जब चक्रवात चलेगा तो साथ साथ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिससे जान माल की क्षति होगी और वृक्षों फसलों को नुकसान पहुंचेगा, पशुओं को नुकसान पहुंचेगा। और तेज पवन के कारण क्या होगा, समुद्र का जो बहाव है वो बाहर आ जाएगा, जो लोगों के स्थल तक चढ़कर आ जाएगा, जिससे क्या है वहां का क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और ये बाढ़ की भी उत्पत्ति का कारण बन सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है चक्रवात से पहले हमें क्या प्रबंधन करने चाहिए और उसके बाद हमें क्या प्रबंधन करने चाहिए। चक्रवात से पहले मौसम विभाग जो होता है उसे लगातार जानकारियां देते रहना चाहिए, सूचनाएं देते रहना चाहिए लोगों को, किन लोगों को जो वहां प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं। ठीक है, तटीय क्षेत्र से में लगातार वृक्ष लगाने चाहिए, स्पेशली वहां पर नारियल के वृक्ष लगाने चाहिए ताकि चक्रवात के होने वाले नुकसानों को कम किया जा सके। भवनों का निर्माण कुछ इस प्रकार किया जा सके कि चक्रवात का कोई भी इफेक्ट उन पर ना पड़े। चक्रवात के बाद क्या करना चाहिए, हमें चिकित्सा सहायता करनी चाहिए, खाद्य सामग्री का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कि कोई भी पर्सन अगर किसी की हेल्थ को नुकसान पहुंचाए तो उसे फर्स्ट एड करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी का केस आ गया है तो उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट कर देना चाहिए। साथ ही साथ क्या कहते हैं कि प्रभावित लोगों की पुनर्स्थापना करनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए, पुनर्वास करना चाहिए। जो भी लोग वहां से जिन लोगों को वहां से नुकसान हुआ है तो उन्हें एक अच्छा घर प्रोवाइड करना चाहिए जिनमें उनके क्या है जीवन यापन हो सके। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि मृत शरीरों का निपटारा किया जा सके ताकि महाबीमारियों से बचा जा सके। अब कोई भी बीमारी है तो मृत शरीरों से ही फैलती है, तो जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सकता है मृत शरीरों को वहां से साइड पे कर देना चाहिए। तो ये था ऑल अबाउट द चक्रवात। और चक्रवात के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि चक्रवात की भविष्यवाणी जो है वो संभव है, मतलब कि इनके पास एक कुछ यंत्र होते हैं, जो मौसम विभाग होता है उनके पास यंत्र होते हैं जिनसे उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर चक्रवात आने वाला है। तो इससे ये कह सकते हैं कि ये जो चक्रवात है उसकी भविष्यवाणी क्या है, संभव है। इसका हम निष्कर्ष करें तो क्या कहते हैं कि जो चक्रवात होता है, हम कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, क्या कह रहे हैं कि जो चक्रवात होता है उसकी उत्पत्ति स्थलीय क्षेत्र या फिर समुद्रीय क्षेत्र दोनों में ही हो सकती है। इसमें समुद्र चक्रवात ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि जो दूसरे स्थलीय चक्रवात होंगे वो इतने शक्तिशाली नहीं होते। समुद्र चक्रवात ज्यादा शक्तिशाली होंगे, खतरनाक भी बहुत होंगे और प्राण घातक होंगे, इससे बहुत से लोगों की जान माल को क्षति पहुंच सकती है। तो यह था हमारा चक्रवात के बारे में। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है हमारा भूसंकलन, जिसे इंग्लिश में लैंडस्लाइड या फिर लैंडस्लिप भी बोला जाता है। चट्टानों व मिट्टी के अपने स्थान से गुरुत्वाकर्षण बल, मतलब कि ग्रेविटी फोर्स के कारण खिसकना भूसंकलन कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी पत्थर है, कोई चट्टान है या मिट्टी है, जब ग्रेविटी के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वहां से खिसक जाती है और किसी और जगह पर जाकर गिर जाती है तो उसे भूसंकलन कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं।
लैंडस्लाइड को हम अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो क्या कहते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में किसी बड़े या छोटे भूसंकलन के टुकड़े का नीचे गिरना ही भूसंकलन कहलाता है। भूसंकलन ऊंची पहाड़ी, पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्रों का में अधिक होता है, क्योंकि पहाड़ या फिर कोई भी पहाड़ी एरिया से कोई टुकड़ा गिरना ही भूसंकलन कहलाता है, तो इन एरियाज में ही ज्यादा होगा। भूसंकलन से ही जनजीवन प्रभावित होता है। भूसंकलन से भी जनजीवन प्रभावित होता है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। भूसंकलन जो है वो स्थानीय कारणों के कारण होते हैं, इसलिए इसके बारे में जो आंकड़े एकत्रित करना है या फिर इसकी भविष्यवाणी करना है, संभावना का अनुमान लगाना है, ये बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही साथ बहुत ही महंगा भी पड़ता है। भूसंकलन को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल है और इसके भूसंकलन को अपने शब्दों में बांधना भी बहुत मुश्किल कार्य है। भूसंकलन जो होता है इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है वो हिमालय है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, बिहार, सिक्किम, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि। क्योंकि यहाँ भूसंकलन ज्यादा होता है क्योंकि जो यहाँ के जो पर्वत हैं वो मलबे के बने हैं और जो कि मलबा होता है वो बहुत ही कच्चा होता है। बाकी के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो जो बाकी के पर्वतीय क्षेत्र हैं वो पर्वत कठोर चट्टानों के बने हैं। बाकी के पर्वतीय क्षेत्र कठोर चट्टानों के बने हैं, जिसकी वजह से वहां पर भूसंकलन की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। श्रीनगर में जब भूसंकलन हुआ था तो उसकी वजह से जो वहां का जो चट्टान थी वो नीचे गिर गई थी, जिसमें जो रेल पटरी का रास्ता रुक गया था और बहुत से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 2016 में सबसे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक भूसंकलन कहलाता है श्रीलंका में, फिर अफ्रीका में 2017 में, फिर 2017 में दोबारा स्विट्जरलैंड में, 2018 में कैलिफोर्निया में, 2014 में पुणे में। मतलब कि ये भूसंकलन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भूसंकलन हुआ है। कई बार क्या होता है कि नदियों के दोनों किनारों पर तट होते हैं और ये नदियां अपने दोनों तरफ से तटों को अंदर से खोखला करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नदी है, यहाँ भी तट है और यहाँ भी तट है। अब ये नदी है, पानी है, तो अंदर से पानी तो घुसेगा कहीं ना कहीं, तो ये पानी इन एरियाज में जाने लग जाता है, जिसकी वजह से जो ये ऊपर की ये खड़ी तट है ये कमजोर हो जाते हैं और ये कमजोर होते हैं तो ये बीच में यहाँ की ओर गिर जाते हैं। ऐसे यहाँ का जैसे इस वे में तट गिर जाना, तो इसे भी क्या कहते हैं, हम भूसंकलन ही कहते हैं। ये जब एकदम पानी में गिर जाते हैं तो ये स्थिति भी भूसंकलन ही कहलाती है। ठीक है, तो हम बुक से करें तो इसके कारण क्या होते हैं, तो इसके रासायनिक, भौतिक एवं जैविक कारण हैं, जिससे कुछ चट्टानें टूट जाती हैं। अत्यधिक वर्षा होती है जिसकी वजह से चट्टान टूट जाती है। बाढ़ आना, भूकंप आने से भी चट्टान टूट जाती है। जब हमने भूकंप का डिजास्टर किया था तो हमने उसमें किया था कि भूकंप की वजह से भूसंकलन होता है, तो वही है कि भूसंकलन का कारण क्या है, भूकंप भी है। वन विनाश हो रहा है जिसकी वजह से भूसंकलन हो रहा है। मानवीय कुछ क्रियाकलाप है, जैसे कि खनन कर रहे हैं, खेती जो कर रहे हैं वो मशीनों से कर रहे हैं। पहले किसी बैलों वगैरह से की जाती थी, लेकिन अब मशीनों से कर रहे हैं जिसकी वजह से भूसंकलन आ रही है। नगरीकरण कर रहे हैं कि वो लोग कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर रहने लगे हैं और सड़क निर्माण कर रहे हैं जिसकी वजह से भूसंकलन होता है। प्रभाव इससे क्या होते हैं कि इससे जानमाल की क्षति होती है। बस्तियां, रेल लाइन, सड़क मार्ग में अवरोध पैदा होता है, रुकावट पैदा होती है। वनस्पति और प्राणियों को क्षति पहुंचती है, विकास कार्य में भी बाधा पहुंचती है। सड़क अवरोध में यातायात का व्यवधान आता है। बाढ़ आ जाती है भूसंकलन की वजह से, नदी के बहाव रुकने से, क्योंकि हमने इसमें किया कि अगर एकदम से यहाँ से ये जो चट्टान थी, ये जो तट था वो नीचे गिर जाएगा तो जो पानी होगा उसका बहाव बाहर की ओर जाएगा, जिससे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाढ़ की संभावना भी हो जाती है। चट्टानों के गिरने से मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है। भूसंकलन के प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, पहले या बाद में? तो भूसंकलन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। हर एक कोई भी डिजास्टर है उसके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, ताकि पानी है जो उसके द्वारा भूसंकलन को रोका जा सके। सीढ़ीदार खेत बनाएं। भूसंकलन से प्रभावित क्षेत्रों में आवास न बनाएं, मतलब वहां पर ना रहें। सड़कें में बड़े बांध बनाने के पर प्रतिबंध लगाया जाए, वहां पर सड़कें और बड़े बांध का निर्माण न हो। और साथ ही पत्थरों से भरे तारों को जाल को बांधना, जो जहां पर भूसंकलन होता है वहां पर पत्थरों से जाल को बांधते, वहां से भूसंकलन नहीं होगा।
और साथ ही जहाँ पर भूसंकलन ग्रसित क्षेत्र है, जहाँ पर भूसंकलन ज्यादा होती है, वहां पर पहाड़ों की ढलानों पर कुछ कंक्रीट की दीवारें बनाकर भी हम क्या है भूसंकलन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर भूसंकलन आ गया है तो उसके बाद हम क्या करें? भूसंकलन आ गया है तो अति शीघ्र जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी चिकित्सा सहायता प्रदान करें। जिन लोगों को चोट आई है तो उनका फर्स्ट एड किया जाए। अगर कोई ज्यादा ही इमरजेंसी केस में चला गया तो उसे क्या है हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सके। साथ ही क्या कहते हैं कि अति शीघ्र मलबा हटाया जा सके, वहाँ जहाँ भी भूसंकलन हुआ है उस क्षेत्र से मलबा को हटाया जा सके ताकि जो भी रुकावटें आ रही है वो हट जाए और साथ ही बाढ़ से बचा जा सके। सड़कों का जो मलबा है वो हटा दिया जाए ताकि जो हमारा यातायात के जो साधन है वो सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि यातायात के साधन चल गए तो यातायात के साधन बंद हो गए, यातायात बंद हो गया तो बहुत से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने जो किए हैं वो हमारे जो हमने किए हैं इस वीडियो में हमने ये 4 कर लिए हैं: भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भूसंकलन, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन एंड लैंडस्लाइड। हमने 4 कर लिए हैं। आगे के जो है वो है ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी और सूखा। इन तीनों को हम अगली वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड हमें बुक में कुछ भी नहीं है हमारी बुक में, तो हमने इसके लिए नोट्स बनाए हैं, तो हम नोट्स के जरिए ही समझाएंगे। नोट्स में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो प्लीज आप मेरी अगली वीडियो देखिए और अगली वीडियो का जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, subscribe my channel and also share this video to your friends. Thank you.